आसना गांव पहाड़ों के बीच बसा एक शांत लेकिन गरीब इलाका था। यहीं रहती थी 18 साल की छाया, मासूम लेकिन बेहद मेहनती लड़की। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसे उसका मामा गगन अपने घर ले आए थे। मामा तो दयालु थे, पर मामी रत्ना का तिल तो जैसे पत्थर से भी कठोर था। सुबह से रात तक वह छाया से काम करवाती रहती, भोजन बनाना, पानी लाना, जानवरों की देखभाल करना, खेतों में भी मदद करना, और बदले में छाया को मिलता था तो सिर्फ ताने, अपमान और गालियाँ। अरे ओ छाया, राजकुमारी की तरह सो रही है। सूरज सिर पे चढ़ाया और अभी तक इसका खाना भी नहीं पका है। क्या तेरे बाप का नौकर लगा है जो खाना बना कर खिलाएगा? छाया जो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। नहीं मामी, मैं तो कब से काम में लगी हूँ। झाड़ू बर्तन सब हो गया, अब बस खाना ही बनाने जा रही हूँ। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, 50 काम गिना देगी, पर काम एक भी ढंग का नहीं होता। तेरे हाथ का खाना तो ऐसा होता है मानो जबरदस्ती गले से नीचे उतार रहा हो। आज जरा खाना स्वादिष्ट बनाना। जी मामी। यह कहकर छाया चुपचाप रसोई में चली गई। वह जानती थी ज्यादा बोलेगी तो बात बढ़ेगी और मामा से बढ़ा चढ़ाकर मामी शिकायत लगाएगी। इसीलिए समझदारी इसी में है कि चुपचाप अपना काम करें। लेकिन रत्ना कहाँ चुप बैठने वाली थी। शाम को जब पवन थका हारा खेत से घर लौटा तो रत्ना हमेशा की तरह शिकायतों की लंबी लिस्ट और बनावटी आंसुओं के साथ तैयार बैठी थी। उसने गगन को रोक कर कहा, सुनिए जी, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। या तो इस घर में मैं रहूंगी या आपकी यह लाडली भांजी। आज तो इसने हद ही कर दी। अब क्या हुआ? क्यों हर वक्त किचकिच करती रहती हो? अरे पूछिए अपनी भांजी से। मैंने अब पड़ोस वाली चाची के घर में हलवा बनाकर भेजी थी। इस लड़की ने उसमें जानबूझकर नमक डाल दिया। मेरी कितनी बेइज्जती हुई आपको पता भी है? हलवा में नमक? यह तुम क्या बोल रही हो रत्ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने जब इससे पूछा तो मुझे ही आंखें दिखाने लगी, घूरने लगी, ऐसे जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। कहती है मेरा जो मन करेगा वही करूँगी। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? कहाँ है वो? मैं बात करता हूँ उससे। गगन गुस्से में छाया के पास जाता है। छाया, यह सब क्या हो रहा है? आज तुमने हलवे में नमक क्यों डाला? नहीं मामा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो हलवा चख कर दिया था। उस समय तो सब कुछ ठीक था। देखो कैसे झूठ बोल रही है। तो क्या हलवा में नमक मैंने मिलाया? तुम कहना क्या चाहती हो? देखो जी, आप ही इसे सिर पर चढ़ा रखे हो। कामचोर तो ये पहले से ही थी, अब झूठ भी बोलने लगी है। नहीं मामा जी, यकीन मानिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। छाया, मुझे कुछ नहीं सुनना। आगे से ध्यान रखना, घर की इज्जत का सवाल है। यह सुनकर छाया अपने कमरे में चली जाती है और माँ की पुरानी साड़ी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तुम क्यों चली गई? देखो तुम्हारी छाया कितनी अकेली हो गई है। यहाँ कोई मेरी सच्चाई नहीं देखता, कोई मेरा दुख नहीं समझता। अगली सुबह गगन काम पर जाने के लिए तैयार था। रत्ना, मैं खेत पर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। छाया का ख्याल रखना। मैंने उसे कल बेवजह ही बहुत डांट दिया। हाँ जी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। उसके जाने के बाद रत्ना छाया पर बरस पड़ी। ओ महारानी, चल उठ यहाँ से, बहुत रोना धोना हो गया। जा जंगल से जाकर लकड़ियाँ काट ला। और सुन, जरा सी भी गलती हुई तो तेरी खैर नहीं। छाया चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव की ही एक बूढ़ी दादी से हुई। कैसी हो छाया? तेरी आंखें बहुत सूजी लग रही है। बेटी सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। छाया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दे दी। पर दादी सब समझ गई। हिम्मत मत हारना बेटी, तेरा मामा बुरा आदमी नहीं है, वह तो भला आदमी है। बस तेरी मामी के चढ़ाने पर वह कभी कभी अपनी बुद्धि खो देता है। पर तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। बूढ़ी दादी से बातें करके छाया को थोड़ी हिम्मत मिली। उसे लगा कि दुनिया में कोई तो है जो उसे समझता है।
लेकिन घर लौटते ही एक नया तूफान उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ थी तू इतनी देर से? जरूर रास्ते में किसी से गप्पे लड़ा रही होगी। भूख के मारे जान निकल रही है। अब जा जल्दी से चावल दाल बना, मुझे बहुत भूख लगी है। और हाँ, अगर कोई गलती की ना फिर तुम देखना। छाया ने कुछ नहीं कहा और जल्दी जल्दी में रसोई की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से उसका पाँव फिसला और लकड़ियों की गठरी फैल गई। तेरा तो भगवान ही मालिक है, तुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है ना। रत्ना ने इतना कहकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मामी मत मारिए, गलती से हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन रत्ना नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद छाया आंगन के कोने में बैठी सुबक रही थी। तभी दरवाजे पर आवाज आई। रत्ना, जरा पानी देना, मुझे बहुत प्यास लगी है। गगन की आवाज सुनकर रत्ना घबरा गई। छाया को कोने में रोते देख गगन आग बबूला हो उठे। क्या हुआ छाया, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? मामा, आज लकड़ियाँ मेरे हाथ से गिरकर फैल गई तो मामी ने बहुत मारा। क्या कहा तुमने? मारा? रत्ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी को मारने की? गगन का गुस्सा देखकर रत्ना घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। उसकी असलियत बाहर आने वाली थी। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। अरे नहीं नहीं जी, मैंने तो बस थोड़ा डांटा था। बच्ची है ना, समझाना जरूरी होता है। समझाना और मारना दो अलग चीजें होती है रत्ना। यह मेरी भांजी है, नौकरानी नहीं। हाँ मारा मैंने, लेकिन ऐसे ही नहीं मारा। क्या मतलब है तेरा? रत्ना ने तुरंत झूठ का जाल बुना। क्या करूं? तुम्हारी भांजी अब वैसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। तुम्हारी भांजी अब हाथ से निकल गई है। आज मैंने अपनी आँखों से देखा, यह गांव के लड़के के साथ छुपकर मिलती है। मामी, ये आप क्या कह रही हो? यह झूठ है मामा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो गगन, जब मैंने इसे टोका तो यह मुझसे ही जुबान लड़ाने लगी। अब तुम ही बताओ गगन, गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? यह तुम क्या कह रही हो रत्ना मेरी भांजी के बारे में? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हारी भांजी हाथ से निकल चुकी है। इससे पहले कि यह घर से भाग जाए या कोई कलंक लग जाए, मैं कहती हूँ इसकी शादी करा दो। मामा, मेरी बात मानिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मामी अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। देखिए जी, मैं कह रही हूँ, इससे पहले कि हमारी बदनामी हो, इसकी शादी करा दो। लेकिन शादी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाओ। पर किसका रिश्ता आया है? सेठ जी के घर से रिश्ता आया है। क्या सेठ जी के घर से? हमारी छाया के लिए? और क्या, उन्हें छाया बहुत पसंद है। उन्होंने छाया के संस्कार और उसके तौर तरीके सब देखे हैं। रत्ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या तुम सच कह रही हो? कहाँ वो लोग और कहाँ हम एक गरीब किसान के घर की लड़की? मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है रत्ना। अजी, ये सब छोड़िए, मैं तो कहती हूँ इतना अच्छा मौका मिला है तो हाथ से नहीं जाने देते हैं। कल ही उन्हें बात आगे बढ़ाने के लिए बुला लेते हैं। अगर ऐसा है तो चलो बात कर ही लेते हैं। लेकिन रत्ना, सब कुछ तुम ध्यान से करना। वे लोग बड़े लोग हैं। एक बार शादी की बात पक्की हो गई तो हम पीछे नहीं हट सकते। अरे हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगली सुबह गगन के घर पर अमीर जमींदार सेठ करोड़ी मल आए। उम्र में लगभग 55 वर्ष, लेकिन आंखों में अभी भी वो ताकत थी जिससे लोग डर भी जाए और झुक भी जाए। अरे सेठ जी, आपका स्वागत है हमारे छोटे से घर में। आइए, अंदर आइए। गगन, मैं तुम्हारी भांजी छाया से मिलने आया हूँ। अब हमारी बात जो पक्की होनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, मेरी भांजी तो तैयार ही है। छाया, जरा बाहर तो आना। भाभी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इतने अमीर सेठ के घर से मेरा रिश्ता कैसे आ सकता है? जरूर कोई बात है। ज्यादा दिमाग मत लड़ा, जो तेरे लिए अच्छा है वही हो रहा है। अब चल जल्दी से। छाया डरते हुए बाहर आई। नमस्ते सेठ जी। वाह, क्या सौंदर्य है और क्या संस्कार है।
जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। सेठ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने हमारी छाया को पसंद किया है। हम जैसे गरीब लोगों के लिए यह तो बहुत बड़ी बात है सेठ जी। फिर सेठ जी ने अपने जेब से नोटों का बंडल निकाला। यह लो मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। यह क्या है सेठ जी? अरे कुछ नहीं गगन, शादी के खर्चे के लिए है, रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब जल्दी से शादी की तारीख तय करो। मैं इसे जल्दी से अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर गगन और छाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी बनाकर? यह क्या कह रहे हैं सेठ जी? इतना आश्चर्यचकित क्यों हो गगन? शादी के बाद यह मेरी पत्नी ही तो होंगी ना? फिर सेठ जी सबसे इजाजत लेकर वहाँ से चले गए, लेकिन छाया और गगन अब भी हैरान थे। यह क्या सुन रहा हूँ रत्ना? छाया का रिश्ता सेठ जी के बेटे के लिए नहीं बल्कि सेठ जी के लिए आया था। और इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? छाया राज करेगी राज। मामी, मेरी शादी सेठ जी से? वो तो मेरे बाबा के उम्र से भी बड़े हैं। मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? छाया ठीक कह रही है, मैं भी यह रिश्ता नहीं चाहता। जल्दी से जाकर सेठ जी को मना कर दो। उम्र पर क्यों जाते हो गगन? जरा सोचो, छाया उस घर जाएगी तो महारानी की तरह जिएगी। देखो गगन, यह रिश्ता खुद चलकर छाया के लिए आया है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं नहीं चाहती कि छाया भी हमारी तरह गरीबी में अपना जीवन जिए। क्या तुम ऐसा चाहते हो? रत्ना गगन को भावुक करने में लगी थी ताकि वह किसी भी तरह से इस रिश्ते के लिए मान जाए, और आखिरकार वही हुआ। रत्ना, मुझे ठीक तो नहीं लग रहा है, पर तुम सही कहती हो। क्या पता इसमें छाया की जिंदगी सुधर जाए। मामा जी, मुझे वहाँ मत भेजो। मैं शादी करूँगी, लेकिन किसी ऐसे से जो मेरी उम्र का हो, जो मुझे समझ सके, ना कि जो पैसों के घमंड में रहे। और अगर वह लड़का तुझे सारी जिंदगी चूल्हे चौके में झोंक दे, तो क्या इससे अच्छा नहीं कि तू किसी ऐसी जगह जाए जहाँ तुझे हर सुख मिले? मामी, असली सुख वह होता है जहाँ मन को सुकून मिले। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अरे बेवकूफ लड़की, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। हम तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। अभी तुम छोटी हो, इसलिए नहीं समझोगी। यह कहकर रत्ना वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। आंगन में रंग बिरंगी झालरें टंगी थी। घर आंगन सब सज चुके थे, पर छाया अंदर ही अंदर घुट रही थी। कल मेरी शादी है उस इंसान से जिसे देखते ही मुझे डर सा लगता है। नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। लेकिन मैं क्या करूं? रात का खाना खाने के बाद सब थके हुए थे तो जल्दी ही सो गए, लेकिन छाया की आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ सवाल थे, आंसू थे और एक डर कि कल से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज भी चुप रही तो फिर कभी अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे घुट-घुट कर नहीं जी सकती। यह सोचते हुए छाया जल्दी से उठी, एक छोटी सी पोटली उठाई और चुपके से कमरे से बाहर आ गई। शायद मेरे लिए यही ठीक रहेगा। अगर मैं आज नहीं भागी तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो एक एक कदम धीरे धीरे बाहर निकालती चली गई। आगे बढ़ते बढ़ते छाया एक घने जंगल में पहुंच गई थी। चारों ओर पेड़ों की परछाइयां थी और ऊपर एक सफेद चांदनी धीरे धीरे बिखर रही थी। हे भगवान, कहाँ आ गई मैं? कहीं कोई जानवर ना आ जाए। वो जंगल में और तेज भागने लगी। कहीं से पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी तो कहीं जंगली जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें। यह सब सुनकर छाया बहुत डर जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आगे जाऊं या कहीं छुप जाऊं? अभी वो यह सब सोच ही रही थी, तभी अचानक उसे किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी, जैसे मानो कोई बहुत दर्द में हो। यह सुनकर छाया बहुत डर गई। ये आवाज किसकी है? कोई इंसान की है या कोई जानवर? वो आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। छाया देखने के लिए धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी। साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई जानवर न हो। फिर भी हिम्मत जुटाकर वह आवाज की दिशा में बढ़ी। चांद की हल्की सी रोशनी में उसने देखा एक नौजवान आदमी जमीन पर पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था और उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ चुका था। वो जल्दी से उस आदमी के पास पहुंची
और देखा कि वह बहुत ही जख्मी है और काफी खून बह चुका है। छाया बिना समय गवाए जल्दी से जंगल में कुछ ढूंढने लगी। उसने जल्दी से जंगल में कुछ पत्ते तोड़े और अपने हाथों से मसलकर एक लेप तैयार कर लिया। देखिए, आप घबराइए नहीं, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। इस लेप को लगाते ही खून का बहना बंद हो जाएगा और आपका दर्द भी कम हो जाएगा। वह आदमी कुछ बोल पाता उससे पहले ही छाया ने बड़ी सावधानी से उस लेप को उसके गहरे जख्म पर लगा दिया। लेप लगाते ही वह आदमी दर्द से सिहर उठा। फिर छाया ने उसे हिम्मत बंधाई। फिर उसने अपने दुपट्टे का एक लंबा किनारा फाड़ा और जख्म पर कस कर पट्टी बांध दी। कुछ देर छाया वहीं बैठी रही। धीरे धीरे उस लेप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। आदमी के चेहरे पर दर्द की लकीरें कुछ कम हुई। उसने राहत से एक गहरी सांस ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। पर तुम कौन हो और इतनी रात को इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं छाया हूँ और मैं यहाँ अपनी किस्मत से भागते हुए आई हूँ। किस्मत से भागते हुए? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल बात यह है कि मेरे मामा मामी मेरी शादी एक बूढ़े सेठ से करवा रहे थे। आज रात मेरी हल्दी थी और कल शादी। मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ऐसे में मेरे पास घर से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था। उस अजनबी की आंखों में छाया के लिए सहानुभूति और सम्मान का भाव उमड़ आया। तो अब तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? तुमने कुछ सोचा है? मुझे ये पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस इतना जानती हूँ कि उस नर्क में वापस नहीं जाना। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर एक फैसला लेते हुए बोला, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। आपके घर पर? पर मैं तो आपको जानती भी नहीं। आप कौन हैं और यहाँ इस जंगल में इस हालत में कैसे पहुँचे? मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं पास के ही राज्य का रहने वाला हूँ। यहाँ किसी जरूरी काम से आया था, पर शाम को कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं अपने साथियों से बिछड़कर यहाँ फंस गया। लेकिन मैं ऐसे किसी के साथ कैसे जा सकती हूँ? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको अपने साथ एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहाँ कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। छाया थोड़ी हिचकी, पर उसे उस लड़के की आंखों में सच्चाई नजर आई, इसलिए उसने हामी भर दी। जंगल की अंधेरी रात अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। चारों ओर सूरज की सुनहरी किरणें बिखेरने लगी थी, जैसे पूरी कायनात छाया की नई सुबह का स्वागत कर रही हो। दोनों जंगल के रास्ते धीरे धीरे बढ़ते हुए एक भव्य महल की ओर बढ़े। जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार के पास पहुँचे, सैनिकों और महल के सेवकों ने एक साथ सिर झुका दिए। राजकुमार अभिमन्यु जय जय हो। राजकुमार? क्या आप राजकुमार हो? और क्या यह लोग सही कह रहे हैं? राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ छाया को देखा। हाँ, मैं एक राजकुमार हूँ। कल रात मैं वेश बदल कर गाँव में हालात समझने के लिए निकला था, लेकिन कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। मैंने तो बस वही किया जो सही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आजकल की दुनिया में सही करना ही सबसे बड़ी बात है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी दयालुता, यह सब मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। पर मैं गरीब लड़की आपको क्या दे सकती हूँ? छाया, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? मुझसे और विवाह? लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण सी गरीब लड़की हूँ। तुम्हारी अच्छाई तुम्हें असाधारण बनाती है छाया। तुमने जो इंसानियत दिखाई वो किसी भी रानी से कम नहीं। छाया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। छाया को अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ कि एक राजकुमार उससे शादी करने की बात कह रहे हैं। यह सुनकर छाया की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किस्मत उस पर इतना मेहरबान हो सकती है। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों के साथ शहनाइयां बजने लगी। दूर दूर से लोग राजकुमार की शादी देखने आए। छाया को पारंपरिक रानी की पोशाक पहनाई गई। बहुत ही धूमधाम से शादी संपन्न हुई और छाया एक साधारण सी गरीब लड़की से एक राज्य की रानी बन गई। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।